एक्टिव मॉनिटरिंग के हवाले से डिस्कशन की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा कोर्स जो आपका है ये पीडीसीए साइकिल के ऊपर डेवलप किया गया है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी साइकिल के ऊपर डेवलप किए जाते हैं। और आपका जो IG1 का कोर्स है ये भी है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, इस वजह से इसको भी हम उसी साइकिल के बेस पे स्टडी करेंगे। तो उसमें चेक वाला सेक्शन अभी आ गया, प्लान डू हो चुका है, अभी चेक वाला सेक्शन आ गया। चेक में हमने फिर पढ़ा कि मॉनिटरिंग यानी चेकिंग ये दो तरह की होती है, और एक को हम एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं और दूसरे को रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग वो होती है जब हादसा नहीं हुआ और उससे पहले हम अपने कंट्रोल मेजर्स चेक करते हैं, तो वो एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। और जब हादसा हो जाता है उसके बाद जब आप चीजें चेक करते हो तो वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। तो एक्टिव मॉनिटरिंग के एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी जगह पे जाके इंस्पेक्शंस वगैरह करते हैं या सेफ्टी टूर, सेफ्टी सैंपलिंग वगैरह करते हैं, अभी हादसा नहीं हुआ और आप अपने कंट्रोल चेक कर रहे हैं, तो वो एक्टिव मॉनिटरिंग। और आज हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग की एग्जांपल, जिस तरह मैंने बताया हादसा हो जाता है और उसके बाद आप चीजें चेक करते हो, तो वो रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है। जिस तरह एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं? तो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हम इस वजह से करते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई इमीडिएट एंड रूट कॉजेज, हादसे के जाहिरी और असल वजूहात का हमें पता चल सके। इमीडिएट फौरन जो उसके काजेज होते हैं और जो उसके रूट काजेज होते हैं। इसी तरह हादसे की इन्वेस्टिगेशन हम इस वजह से भी करते हैं टू प्रिवेंट रिकरेंस, यानी ताकि दोबारा हादसा ना हो, इस वजह से भी हम हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंसेस, हादसे के एविडेंसेस को कलेक्ट करना, जमा करना, गवाही या जो भी ऐसी चीजें जिससे शवाहिद उर्दू में इसको कह सकते हो। इसी तरह लीगल रीजंस भी होते हैं, क्योंकि जब हादसा हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ये हमारा कानूनी फरीजा भी होता है। तो लीगल रीजन को कंप्लीट करने के लिए भी हम हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंश्योरेंस पर्पस, यानी अगर हमने उस मशीन की या उस वर्कर्स की इंश्योरेंस की है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी ये रिक्वायर करते हैं कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। स्टाफ के मोराल को हाई करने के लिए, क्योंकि जब हादसा हो जाता है तो वर्कर्स का मोराल, काम करने का जज्बा वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो उसके मोराल को अप करने के लिए भी हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए भी करते हैं, यानी जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना हो तो उसके लिए भी हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और डेटा गैदरिंग के लिए भी हम हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम एक डेटा कलेक्ट हो जाए जिसके बेसिस पे हम फिर ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकालें। क्लियर और नॉट? यस सर। जी सर, क्लियर सर। अच्छा, इंसिडेंट के फिर ये टाइप्स है कि एक्सीडेंट हो जाए या नियर मिस हो जाए या डेंजरस अकरेंस। अब एक्सीडेंट किसको कहते हैं? हादसा, एन अनप्लेन्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू इंजरी, डैमेज और लॉस। एक ऐसा वाकया, हादसे उसको कहते हैं, एक ऐसा वाकया जिसकी कोई प्लानिंग ना की गई हो, ना चाहने वाला ऐसा वाकया जिसमें कोई नुकसान पहुंचे, जिसमें बंदा जख्मी हो सकता है या कोई और जानी या माली नुकसान हो जाए, तो उसको एक्सीडेंट कहा जाएगा। फिर उसी के फिर आगे दो टाइप्स होते हैं, को हम इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं, यानी वो हादसा जिसमें बंदा जख्मी हो जाए। और डैमेज ओनली एक्सीडेंट वो होता है जिसमें सिर्फ माली नुकसान हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उसको हम डैमेज ओनली एक्सीडेंट कहते हैं। अब नियर मिस को कहते हैं, एन अनप्लेन्ड अनवांटेड। एक मिनट, ठीक है। तो नियर मिस किसको कहते हैं? एक ऐसा वाकया जिसमें ये एक नुकसान पहुंचा देता लेकिन खुशकिस्मत है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऊपर से ईंटें गिर गई या कोई चीज गिर गया और वो बंदे को नहीं लगा, तो उसको हम कहते हैं ये नियर मिस हो गया।
और डेंजरस अकरेंस एक ऐसा स्पेसिफाइड हादसा जिसमें एक टाइम में बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो जाए और जिसको बाहर भी रिपोर्ट करना पड़े, तो उसको हम डेंजरस अकरेंस, खतरनाक वाकया, जिस तरह कोई मेजर गैस लीक, कोई बहुत बड़ी आग लग गई, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, उसको डेंजरस अकरेंस कहते हैं। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ किसको कहते हैं? एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह काम हो, उस हादसे को या उस बीमारी को वर्क रिलेटेड यानी काम से मुतालिक का बीमारी कहते हैं। जिस तरह डर्माटाइटिस स्किन की एक बीमारी है जो कि स्किन इरिटेंट केमिकल्स के इस्तेमाल से बंदे को लग सकती है। क्लियर? तो ये डेंजरस अकरेंस दोबारा बताइए सर। एक ऐसा स्पेसिफाइड वाकया जिसमें बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो जाए और उसको बाहर भी रिपोर्ट करना पड़े अथॉरिटीज को, जिसमें फॉर एग्जांपल पुलिस वाले हो गए या रेस्क्यू वाले हो गए, उनको भी, फायर ब्रिगेड वाले हो गए, उनको भी रिपोर्ट करना पड़े, तो उसको हम डेंजरस अकरेंस कहते हैं। सर एलटीआई किस कैटेगरी में आएगा? एलटीआई तो देखिए डिपेंड करता है, अगर सिंगल एलटीआई है, लॉस्ट टाइम इंजरी, तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल एलटीआईज है तो वो फिर डेंजरस अकरेंस हो सकता है। तो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दे दोबारा। डेंजरस अकरेंस में ये वर्क की गलती होती है या रैंडमली वाकई हो सकती है? वो तो डिपेंड करता है ना, हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो उसमें पता चलेगा कि उसमें किसकी गलती थी। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कहते हैं कि ऐसी बीमारी को जिसकी वजह काम हो, यानी डर्माटाइटिस स्किन की बीमारी है। फॉर एग्जांपल हम सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को लंग्स की बीमारी अगर लग जाए तो वो सीमेंट के डस्ट की वजह से उनको लगती है, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर हादसा हो जाए तो उसकी किस किस्म इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसमें हमारे पास एक को हम कहते हैं मिनिमल इन्वेस्टिगेशन। डिपेंड करता है हादसे के या उसके रिस्क की सिवियरिटी पे, जितने बड़े लेवल का हादसा होगा उतने हाई लेवल की उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कोई छोटा मोटा वाकया हो गया तो उसके लिए मिनिमल इन्वेस्टिगेशन होगी। मिनिमल ये है कि उसमें कोई भी लाइन मैनेजर या कोई भी बॉस, और उसको ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं होती, उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई बंदा, उसको हल्की फुल्की कोई खराश आ गई, उसकी वो जो भी उसका एरिया इंचार्ज या सुपरवाइजर होगा वो उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। इसी तरह अगर उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी मजीद बढ़ जाए तो फिर उसके लिए लो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसपे लाइन मैनेजर ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, टाइम और एफर्ट चाहिए होगा हादसे के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में। इसी तरह मीडियम लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर हादसे की सीवियरिटी और बढ़ गई तो उसमें मिडिल मैनेजर्स और उनको सपोर्ट और टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम रिक्वायर्ड होता है। और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें सीनियर मैनेजमेंट और उनको टीम बेस्ड अप्रोच की जरूरत होती है और सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हादसे के सिवियरिटी पे। क्लियर? सर मीडियम को काइंडली डिफाइन कीजिएगा। मीडियम जिसमें मिडिल मैनेजर्स भी इन्वॉल्व हो गए, पहले तो लाइन जिस उस एरिया का इंचार्ज था ना, और मीडियम उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा जिसमें थोड़ी सी सिवियरिटी बढ़ गई है। जो हादसे की सिवियरिटी बढ़ती जाएगी उसके लिए लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ता जाएगा। ऑलराइट सर, थैंक यू। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं शायद बताया भी था कि अब ये देखिए, एक बंदे को मतलब इतनी, ये अब इसके लिए मिडिल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्योंकि इसमें इसका लाइन मैनेजर भी था और थोड़े से सेफ्टी वाले भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि इसको थोड़ी सी खराश आई है, मतलब इसको थोड़ा सा जख्म लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इस हादसे की हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर ली और
एक रिपोर्ट इसकी बना ली कि ये जो कन्वेयर था उसकी चेन रिप्लेस कर रहे थे और ये बंदा इधर खड़ा था दो चेन्स के बीच में और इसको लोकल पे ये लोग ऑन कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे ताकि पुराना जो चेन है वो बाहर निकले और नया चेन रिप्लेस हो जाए उस पे। तो इसने गलती से इसका पैर इधर आ गया, ये एक ब्लेड के उसमें आहिस्ता चल रहा था लेकिन फिर भी इसको लग गई। तो अब ये मीडियम लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इससे अगर कम होगी मतलब हल्की फुल्की किसी के ऊपर कोई चीज गिर गई उसके लिए चलो जो भी उसका सुपरवाइजर था वो उसे पूछ लेगा कि क्या हुआ था, क्या मसला हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारा ये पैर जख्मी हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। और अगर सिवियरिटी बढ़ जाए जिस तरह मैंने एग्जाम्पल भी बताई थी, सिवियरिटी बढ़ जाए तो फिर उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन की का लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? यस सर। सर कोई बंदा सर मर गया तो फिर उसके किस किस्म की सर वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन? तो हाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर आए। अच्छा, इस पे इसी टॉपिक पे प्रीवियस पेपर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा सर? ये जो 4 अगस्त का एग्जाम था ना, निबोश का पहला पेपर जो था जी, तो उसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें इन्होंने सिनारियो में इन्होंने जिक्र किया है स्टोर और वेयरहाउस का, और वेयरहाउस गोदाम के अंदर ज्यादातर चीजें इनकी बिक्री पड़ी होती है, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स भी चल रहे होते हैं और साथ में वर्कर्स भी चल रहे पैरेलल में। अब इसमें फिर इन्होंने एक हादसे का जिक्र किया है कि एक यंग एफएलटी ट्रक का ड्राइवर था, और इसमें पहले भी काफी दफा नियर मिसेस भी हो चुके थे, वेयर हाउस के अंदर एक्सीडेंट्स भी हो चुके थे। रिसेंट एक एक्सीडेंट इस तरह से हो जाता है कि इसमें एक वर्कर था, वो कोई सामान उठा के वेयर हाउस में फिर रहा था और साथ में एफएलटी ट्रक का ड्राइवर था यंग, वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, उसका ध्यान नहीं गया, वर्कर उसके रास्ते में आ गया, उसने उसको हिट कर लिया, जिसके रिजल्ट में वर्कर की जो टांग थी वो मुकम्मल टूट गई, ठीक है। उसको 8 हफ्तों का इन्होंने रेस्ट भी बताया उसको, मतलब हॉस्पिटल लेके गए और 8 वीक्स का इनको रेस्ट भी बताया गया। इसके बाद फिर लेबर इंस्पेक्टर ने भी विजिट किया और आपने भी इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इसमें फिर टास्क इन्होंने दिया है, टास्क नंबर 7, यू हैव डिसाइडेड that the recent accident when a worker's leg was broken needs to be investigated, कि आपने फैसला लिया है कि इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Decide what level of investigation, minimal, low, medium, high, is appropriate in this case. Clearly justify किया है कि इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो आप ये बताएं कि किस और उसको जस्टिफाई भी करे कि कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इसके लिए इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। क्वेश्चन का समझ आ गए यानी? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, फिर अब इन्होंने नोट में लिखा हुआ है कि क्योंकि ये टॉपिक जो बुक में था वो इतना डिटेल में नहीं था कि मतलब इसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप कैसे डिसाइड करोगे, तो फिर इन्होंने क्या किया कि पेपर एडिशनल डॉक्यूमेंट सेंड किया जो कि आप लोगों को hec.gov.uk के वेबसाइट से भी मिल सकता है, HSG245। ये तकरीबन 88 पेजेस का डॉक्यूमेंट इन्होंने सेंड किया था पेपर के साथ। इन्होंने कहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट से हेल्प ले सकते हो जब आप ये आंसर करोगे कि कैसे आप ये पहुंच, डॉक्यूमेंट से भी हेल्प ले सकते हो। समझ आ गई बात या नहीं? यस सर। डॉक्यूमेंट को जब हमने कहा हुआ था कि कैसे
Entonces, bueno, es europeo. Agad لو distrajeron وقناة. ये देखिए مرام كده يجي لك جلالة وجمال بارون. لا لا زي इसने वीडियो भी ऑन किए हैं يجي لك وही وردكي. हम कसर वही. बल अल्लाह का बशो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों पर जो आसिम दलस يوازين بس नहीं यार गलती असल में इमरजेंसी भी जाना पड़ा सिक्स 65710 अच्छा अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही यार ये जी, बीच में clear आ रही कुछ लड़के डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और बस क्लास में अपने आप को धोखा देने के लिए। देखिए ये पेज तो इसमें 88 पेजेस थी, लेकिन इसमें जो आपका काम का जो वो है पोर्शन है वो 13 नंबर पेज पे, द डिसीजन टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि ये कहता है कि जब भी आपने एक्सीडेंट का लेवल डिसाइड करना है तो उसके लिए पहले रिस्क लेवल कैलकुलेट करें। और रिस्क आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हो? मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी जी likelihood multiply by severity नहीं यार सर जी हर एक कंपनी का जो है ना अपना अपना एक होता है ना 3/3 4/4 5/5 ठीक है नहीं लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी, ठीक है। तो हम पहले रिस्क लेवल को कैलकुलेट करेंगे और अगर रिस्क जिस लेवल का आ रहा है उस हिसाब से हम फिर उसका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर सीन में आप लोग देखोगे सीन में अगर आप लोग नोट करोगे तो आप क्या कहते हो कि जब लाइवलीहुड पे बात कर लेते कि अगर एक वर्क प्लेस ऐसा हो जहाँ पे प्रीवियसली भी नियर मिसेस हो रहे, वहां पे ड्राइविंग के लिए यंग एफिलिएटेड ट्रक के यंग ड्राइवर्स उन्होंने हायर किए हैं और वेयर हाउस में इसी तरह बुरा निजाम चल रहा हो, तो वहां पे दोबारा हादसे होने के चांसेस कितना कुछ है? उसमें बताए ना, सर्टेन है, लाइकली है, पॉसिबल है, अनलाइकली है या रेयर है? रेयर है ठीक है, लाइकली आप कह लो या सर्टन है, क्योंकि पहले भी फ्रीक्वेंट नियर मिसेस और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और अगर यही कंडीशंस रहे तो दोबारा भी हादसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइकली है, चले लाइकली उसको कंसिडर कर लें। और ये बताए कि अगर एक एफएलटी ट्रक किसी वर्कर को हिट करेगा तो उसकी सीवियरिटी क्या होगी? सीवियरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर होगी, सीरियस होगी, मेजर होगी या फैटल होगी? मेजर जी डिपेंड ऑन द इंजरी सर, ऑब्वियसली फैटल होगी सर उसकी जो इंजरी है ना, क्योंकि वो हिट कर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है और लाजमी इंजर्ड तो होगा ही होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से आ गया लाइकली और सीवियरिटी उसकी आ गई मेजर।
तो ये किस कलर में फॉल कर रहा है? हाई। रेड में सर। रेड सर। तो जब रिस्क लेवल रेड होगा तो उसके लिए लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? हाई। हाई होगी सर। हाई। ठीक है, तो बेसिकली हम जब बताएंगे ना इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे कि पहले तो आप बताओगे कि इसके लिए हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे आप इस डिसीजन पे पहुंचे, तो फिर उस चीज को आपने थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि इस डिसीजन पे हम इस तरह से पहुंचे। एक मिनट में इसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इस डिसीजन पे मैं इस तरह से पहुंचा हूँ कि पहले जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को स्टडी किया तो उसके मुताबिक मुझे पता लगा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेवल मैंने पहले कैलकुलेट किया, लाइवलीहुड मैंने चेक किया, टास्क नंबर 7, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिनेरियो आई डिसाइडेड टू कैरी आउट हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कैसे मैं इस डिसीजन तक पहुंचा, तो उसके लिए मैंने फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई किए कि पहले मैंने लाइवलीहुड चेक की और लाइवलीहुड मेरे नजर में हाई आ रही थी या सर्टेन आ रही थी या लाइकली आ रही थी, क्योंकि पहले भी नियर मिसेस हो रहे थे और अभी रिसेंट भी एक्सीडेंट्स हो चुके थे और अब ये एक्सीडेंट भी हो गया, तो अगर यही कंडीशंस रहे तो दोबारा भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। और इंजरीज उसमें मेजर होगी क्योंकि किसी अगर कोई ट्रक किसी को हिट करेगा तो उसमें बंदा डिसेबल हो सकता है, तो मेजर इंजरीज इसमें आ सकती है। दोनों को जब मैंने क्रॉस किया तो इससे रिस्क लेवल हाई आ गया, और रिस्क अगर हाई होगा तो उसके लिए लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हाई होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सर अच्छा, जब हादसे की जगह पे आप पहुंचते हो, ठीक है, तो कुछ चीजें उसके लिए पहुंच रहे हो या वैसे भी, पहले तो आप ये चीज कंसिडर करो कि क्या वो एरिया आपके जाने के लिए सेफ है भी या नहीं। यानी आप कोई ऐसा इमीडिएट एक्शन ले सकते हो जिससे कोई खतरा हो वो टल जाए वक्ती तौर पे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शॉक का कोई इंसिडेंट हो गया, तो आप वर्क उस जगह पे पहुंचने से पहले आप अगर मेन स्विचेस ऑफ कर लो, सारे उस जगह को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर लो, तो उससे खतरा टल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो सेफ्टी ऑफ द सीन इंश्योर करना होता है कि क्या वो जगह मेरे जाने के लिए सेफ है भी या नहीं। उसके बाद कैजुअलिटी केयर देखी जाती है कि कुछ कुछ लोगों को अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फौरन उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाए और एम्बुलेंस वगैरह को कांटेक्ट किया जाए ताकि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उनको वो सर्विसेज मिल जाए। बाय स्टैंडर्ड्स को भी कंसिडर करना होता है। बाय स्टैंडर्ड्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि हादसे में जख्मी तो नहीं हुए होते लेकिन वो हादसे को देख के शॉक में चले जाते हैं, तो उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। जी नो सर, किस चीज की समझ नहीं है? हेलो, ये जो कह रहा है नो सर, इसको किस चीज की समझ नहीं आई? अरे बाइस्टैंडर हूँ मैं भी इन द शॉप सब एक थोड़ा सा विजिट कर। बायस्टैंडर्स उसको कहते हैं जो हादसे में जख्मी नहीं हुए होते लेकिन वो शॉक में चले जाते हैं। सर आज एक एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, एक मिनट, जो दूर खड़े देख रहे होते हैं उनको। जी जी, अब ये देखिए एक्सीडेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। यस सर। जी हो रही है। अभी आज आज की का एक हादसा है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग
कुछ बच्चे वो जख्मी हो गए, लेकिन कुछ शॉक में चले गए। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये शॉक में चले गए, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, बायस्टैंडर्स है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हादसे की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया होता है कि इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो तब हम हादसे की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली कर सकेंगे। गैप का एब्रीविएशन है, वो याद कर ले इसके लिए कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले मालूमात को इकट्ठा करना, फिर उन मालूमात का एनालिसिस करना और उससे कंक्लूजन ड्रा करना, यानी हादसे के वजूहात मालूम करना। अच्छा, हादसे के मालूमात इकट्ठा करना, फिर उन मालूमात से वजूहात उसके मालूम करना, फिर तीसरा स्टेप उसके लिए कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करना, और जो कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं उनकी प्लानिंग करना कि कैसे उन एक्शंस को हम ले सकते हैं। तो ये 4 स्टेप होते हैं और इन चारों को स्टडी करेंगे। पहला स्टेप क्या था हादसे की इन्वेस्टिगेशन का? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, के हादसे की जगह से मालूमात इकट्ठा करना। तो पहली चीज की सिक्योर से मुराद ये है कि एक तो अगर वहां पे कोई इमीडिएट खतरा है वो बंद किया जाए, दूसरा ये कि उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए या सेग्रीगेशन की जाए ताकि अनऑथराइज्ड लोग वहां पे ना आए, और जो वहां के एक्चुअल फैक्ट्स है उसको कलेक्ट किया जाए। फिर विटनेसेस की आइडेंटिफिकेशन करना, उससे आप मालूमात इकट्ठा कर सकते हो जो उस हादसे के चश्मदीद गवाह होते हैं। हादसे की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर जो विटनेस होता है उसको इंटरव्यू करना, और उस हादसे से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये परसों की बात है, ठीक है? ये जो हादसा हुआ, ठीक है, अब इस एक्टिविटी का कोई रिस्क असेसमेंट नहीं बना था, कोई परमिट उसके लिए नहीं लिया गया था, लोटोटो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, ठीक है? तो जब ये बंदा इसको डिस्पेंसरी लेके आया तो जो उस एक्टिविटी का इंचार्ज था वो हमारे ऑफिस आया, उसने तो बताया ही नहीं, उसने कहा मुझे परमिट और वो चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि आपको तो मैंने पहले कुछ दिन पहले दिए, तो उसने कहा कि नहीं, वो मैंने लॉकर में रखे हुए थे तो वो लॉक हुए थे, तो अभी मुझे नहीं चाहिए। तो फौरन उसने उधर ही फिल करना शुरू किया। मैंने कहा एक्टिविटी क्या चल रही है? कहते एक्टिविटी तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये परमिट मैं अभी फिल कर रहा हूँ। और फिर इसके मुंह से निकल गया कि वो बंदा थोड़ी सी उसको जख्मी हुआ है, एक्टिविटी का इंचार्ज कहता है। तो जब मैं उस बंदे के पास गया, उसके साथ ये दूसरा लड़का खड़ा था, ठीक है? अब ये जो पीछे खड़ा है, ठीक है, ये जिसके हाथ में परमिट है और रिस्क असेसमेंट है, ठीक है, ये इस एक्टिविटी का इंचार्ज था। और ये जो 2 साथ में और लड़के हैं, ये विटनेस इस हादसे के, और ये तो अफेक्टेड बंदा था, उसको मैं ले गया। उससे मैंने फिर एक्टिविटी का पूरा वो पूछा कि एक्टिविटी कब से चल रही है। तो इंचार्ज तो कह रहा था कि अभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो दूसरा विटनेस था उसने सही बात बोली, उसने कहा कि ये तो हम कल से कर रहे काम, ठीक है? और ये बंदे थे, सारी चीजें मैंने इससे नोट कर ली। फिर उसमें जो जो एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो हमने ले लिए। फिर साइट पे पहुंच के एरिया को सिक्योर कर लिया और साइट से हमने फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है? तो अब देखें, पहला स्टेप क्या था कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें हमने एरिया को सिक्योर करना, विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर करना, विटनेस को इंटरोगेट करना है, इंटरव्यू करना, और उससे रिलेटेड
रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। क्लियर। अब विटनेस को जब आप इंटरव्यू करते हो, अब इसको मैं उस रूम से लेके अपने ऑफिस में ले आया, क्वाइट रूम यानी खामोश सी जगह हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी जगह पे उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। एस्टेब्लिश या रिपोर्ट, रिपोर्ट से मुराद ये कि उसको थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वो भी बायस्टैंडर हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा समझाए कि देखे, उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करे, फ्रेंडली माहौल में उससे पूछे कि हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम चाहते हैं कि इस हादसे के हमें वजूहात पता चल सके ताकि दोबारा हादसा ना हो, इस वजह से हम इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब वो रिलैक्स हो जाए फिर उससे ओपन क्वेश्चन पूछे कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया। तो इस तरह के क्वेश्चन विटनेस से आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वैसे तो वो चीजें छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप उससे इस तरह ओपन क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको असल वजह पता चलेगी। उसको यस और नो में अलाउ ना करे कि वो कहे हाँ नहीं, उसको बोलने दे, जितना वो बोलेगा उससे फैक्चुअल आपको बात पता चलेगी। ओपन माइंड रखे और जब आप इन्वेस्टिगेशन करो तो उसके नोट्स भी साथ में बनाते जाओ, या वॉइस नोट्स या रिटन नोट्स। ठीक है, रिटन नोट्स आखिर में लाजमी होते हैं। विटनेस से एक स्टेटमेंट लेके उस पर उसका साइन ले ताकि वो अपनी बात से फिर ना सके। क्लियर सर जी सर। यस सर। एक्सप्लेन द पर्पस नॉट अबाउट ब्लेम, इसका क्या मतलब है? उसको पर्पस बताए कि ये जो मैं तुम्हारे साथ सेशन कर रहा हूँ या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है। मकसद उसका ये है, हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें आपकी गलती है, क्योंकि जब आप उस पे इल्जाम लगाओगे वो डर के आपसे चीजें छुपाएगा। तो आप उसको मकसद समझाए कि हम हादसे की इन्वेस्टिगेशन जस्ट चाहते हैं, आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे। ओके सर। क्लियर। यस सर। अच्छा, इस तरह करे ना कि लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, तो विटनेस को कैसे इंटरोगेट करना है समझ आ गई? हाँ जी सर। बिल्कुल। सर, ये एस्टेब्लिश रिपोर्ट मतलब क्या है सर इसका? उसके साथ एक ताल्लुक बनाने की कोशिश करे, फ्रेंडली माहौल में उससे पूछे। एक्सक्यूज मी सर, जो पिछला जो स्लाइड था उसमें सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो एक्सीडेंट हो जाए उसमें जो आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, इसका क्या मतलब? वो आ रहे डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन भी करनी होती है। ठीक है, हादसे से रिलेटेड, यानी आप पहली चीज तो ये है कि जो काम चल रहा है उसके हवाले से कंपनी की पॉलिसी क्या थी या स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका क्या था, तो वो चीज स्टडी हो सकती है। ये हादसे के इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या उसके लिए बना था या नहीं, जो काम कर रहे थे उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स क्या शो कर रहे हैं कि ट्रेंड थे या नहीं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो हो रहा था या नहीं, यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हो रहा था या नहीं, परमिट टू वर्क उसके लिए बना था या नहीं, उस मशीन का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स और सिकनेस एंड एब्सेंस रिकॉर्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रैंडमली किसी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है हादसे के नेचर पे। क्लियर? यस सर। जी सर। सर, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है सर? मेंटेनेंस रिकॉर्ड यानी जो मशीनें उस हादसे में इन्वॉल्व थे उनके मेंटेनेंस रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो कि क्या वो ठीक थे, मेंटेन्ड थे या नहीं। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ये तो हादसे की इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप था कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दूसरा स्टेप हादसे की इन्वेस्टिगेशन का है एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मालूमात तो आपने इकट्ठा कर लिया, चाहे वो डॉक्यूमेंट से था, चाहे वो उनकी इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट से आपने मालूमात इकट्ठा किया, या चाहे वर्कर्स को, विटनेसेस को इंटरोगेट किया, उससे मालूमात इकट्ठा किया। अब उस मालूमात का जायजा ले। जायजा लेने से मुराद ये है कि उस हादसे के इमीडिएट और रूट काजेस फाइंड आउट करें कि इमीडिएट काजेस में हमारे पास दो चीजें होती है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। आपको अगर हादसा हो जाता है और आप उसके काजेस फाइंड आउट करते हैं तो आपको कुछ जाहिरी असबाब ये नजर आते हैं कि या तो ये वर्कर ने कोई अनसेफ हरकत की या कोई कंडीशन अनसेफ बन गई जिसकी वजह से हादसा हो गया।
यानी फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था और वो वहां से गिर गया, ठीक है। मैं एक मिनट तस्वीर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे कुछ वर्कर्स थे, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखिए, अनसेफ एक्ट इस वर्कर का ये है कि इसने हार्नेस नहीं पहना हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे ऊपर से गिर जाते हैं हम हादसे के, जाहिरी असबाब क्या कहेंगे, यार ये इस वजह से गिर गया क्योंकि इसने हार्नेस नहीं पहना हुआ था। और जो डूम है ये स्लिपरी भी है और स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप के ऊपर काम कर रहा था। तो अनसेफ एक्ट इसका क्या हो गया इस हादसे का, कि इसने हार्नेस नहीं पहना हुआ, ये इसका अनसेफ हरकत हो गई। और अनसेफ कंडीशन ये थी कि जहां पे ये काम कर रहा है वहां पे कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी मौजूद नहीं, और ये जो डूम है ये स्लोप इसका बना हुआ है, स्लोप पे ये काम कर रहा है। क्लियर? सर यहाँ पे सर हम वो कह सकते हैं कि वो यहाँ पे टेम्परेचर भी था कंडीशन में। टेम्परेचर? हाँ, तो गर्मी में बाहर मुल्क वगैरह इस तरह वो उसमें वो का जो काम कर रहे थे बाहर। देखिए मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इस पे मैं पूरा आपको आगे समझाता हूँ। अनसेफ हरकत और अनसेफ कंडीशन, हालत कंडीशन वो कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, बारिश हो गई तो इस वजह से अनसेफ कंडीशन आ गई कि ये मजीद स्लिपरी हो गया, या सर्दी या बर्फ वगैरह, ठीक है। अच्छा फिर रूट कॉजेज क्या होता है हादसे के, हादसे के रूट काजेस क्या होते हैं, रीजंस बिहाइंड इमीडिएट काजेस, जो कि जाहिरी असबाब के पीछे असल वजूहात होते हैं हादसे के। और इसमें अक्सर मैनेजमेंट सिस्टम की गलती होती है। मैनेजमेंट सिस्टम की क्या गलती थी इसमें, कि जब हमने इसके प्रॉपर मजीद इन्वेस्टिगेट किया, हमें रूट असल वजूहात नजर आए कि ये काम तो कर रहा था, ठीक है, ऊपर से ये गिर गए, लेकिन इसकी कोई सुपरविजन नहीं थी, इस एक्टिविटी की कोई निगरानी नहीं कर रहा था। दूसरी वजह इसकी ये थी कि नो पीपीई प्रोवाइडेड, इसके लिए इसको पीपीई मिले ही नहीं थे, इसने हार्नेस किधर से पहनना था, इसको मिला ही नहीं था। तीसरी वजह, इसको हार्नेस मिला था लेकिन इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब ट्रेनिंग करना ये किसका काम था, ये मैनेजमेंट का काम था, ट्रेनिंग इसको दिलवाना ये मैनेजमेंट का काम था। या अगर किसी मशीन की वजह से हादसा हुआ, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, इस वजह से हादसा हो गया, या इंस्पेक्शन नहीं की गई थी, चेकिंग नहीं की गई थी। अगर आप इसमें गौर करोगे तो ये सारे काम मैनेजमेंट कहते हैं कि इसकी निगरानी नहीं हो रही थी, इसको पीपीज मिले नहीं थे, इसको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी और इसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई थी, इस वजह से ये हादसा हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, तो जब हमने इसको मतलब देखा तो हमें इसके फौरन काजेज ये नजर आए कि इसने हार्नेस नहीं पहना हुआ और इस स्लोप पे काम कर रहा था, तो तभी हादसा हो गया। लेकिन जब हमने इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि इसमें तो मैनेजमेंट की भी गलतियां हैं। तभी इस स्पेसिफिक अनसेफ उस पे मैंने इसके साथ इसके जो सुपरवाइजर था और मैनेजमेंट में जो डिप्टी मैनेजर था, मैंने उसको फाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि उसने मुझे हार्नेस दिया ही नहीं और इसने मुझे बोला था जो मैनेजर मुझसे काम ले रहा था वो मुझे बताना कुछ भी नहीं बताया था। अब इस तरह की कंडीशन अगर बन जाती है तो हमें पता चलता है। और दूसरा, उसने इसका सुपरवाइजर कोई नहीं रखा हुआ था, खुद ऑफिस में बैठा हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें मैनेजमेंट की भी गलती थी, ठीक है, इसकी अनसेफ हरकत और यस सर। अच्छा ये एक और यहाँ पे एक्सीडेंट का जिक्र कर रहे कि एक एफएलटी ट्रक का ड्राइवर उसने किसी वर्कर को हिट कर लिया, तो आप एज्यूम करें कि क्या उस हादसे के इमीडिएट काजेज हो सकते हैं और क्या उस हादसे के रूट काजेज हो सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, एक फोर्कलिफ्ट ट्रक जो था उसे या किसी वर्कर को हिट कर लिया या उसके ऊपर जो लोड था वो वर्कर के ऊपर गिर गया, हादसा कुछ भी हो गया इसकी वजह से,
तो आप क्या इज्यूम करते हो कि इस हादसे के इमीडिएट काजेस क्या हो सकते हैं और रूट काजेस क्या हो सकते हैं? मुमकिन है इमीडिएट कॉजेज सर ये है कि ब्रेक फेलियर हो सकता है और जो ड्राइवर है उसका ध्यान नहीं हो सकता। दूसरा जो उनके दूर के जो है सर वो कि उनकी ट्रेनिंग सही नहीं, उनके पास सही लाइसेंस नहीं, ट्रेन बनना नहीं है सर, गाड़ी चलानी नहीं है, मशीन की रिपोर्टिंग सही नहीं है सर। पहले तो इमीडिएट काजेस की बात करो। पड़ता है कि आया ये इतना वो कर रहे हो। सर ओवरलोडेड है। ये इमीडिएट कॉज ये है कि इमीडिएट काजेस मुमकिन है ये हो सकते हैं। इमीडिएट काजेज में आप अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की बात करोगे तो इमीडिएट काजेज ये हो सकते हैं कि शायद इसने इस पैलेट को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया था, यानी इसके ऊपर जो लोड था इसको प्रॉपर्ली बांधा नहीं था, या इस वजह से वो गिर गया, अनसेफ ये कंडीशन बन गई, या पुअर पोजीशनिंग ऑफ ट्रक क्लोज टू द पेडेस्ट्रियन एग्जिट। जो ट्रक था ये पेडेस्ट्रियन के एग्जिट के बिल्कुल करीब रुका हुआ था या से गुजर रहा था। एग्रेसिव ब्रेकिंग इसने अप्लाई की, ड्राइवर ने उसके अनसेफ हरकत की थी, या पेडेस्ट्रियन इनअटेंटिव था, मोबाइल यूज कर रहा था या कुछ भी, और वो ट्रक के रास्ते में आ गया, तो इस वजह से हादसा हो गई। लेकिन रूट काजेस क्या थे? हो सकता है कि ड्राइवर जिसने वर्कर को हिट कर लिया या उसके ऊपर लोड गिरा दिया वो ट्रेन नहीं था, या गाड़ियों का और पैदल जाने वाले का रास्ता अलग नहीं किया गया था, ड्राइवर की प्रॉपर इंडक्शन नहीं हुई थी, यानी ज्वाइनिंग पे उसको सेफ्टी की ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। इसी तरह पुअर ट्रक मेंटेनेंस, जो ट्रक है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं था, उसके ब्रेकें वगैरह काम नहीं कर रही थी, और ड्राइवर तो पुराना था, शायद हो सकता है उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम अपने पुराने वर्कर्स को भी कुछ ट्रेनिंग दिया करते हैं ताकि उनको चीजें रिहर्स हो जाए। क्लियर? यस सर। सर ये इंटेंट टू पेडेस्ट्रियन स्टेप इनटू द पाथ ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक, इसका क्या मतलब सर? पॉसिबल इमीडिएट का कि शायद जो पेडेस्ट्रियन था, पैदल जाने वाला था, उसका ध्यान कहीं और था, वो कहीं और देख रहा था या मोबाइल यूज कर रहा था, इनअटेंटिव था, और वो पेडेस्ट्रियन गाड़ी के रास्ते में आ गए। यस सर। सर ये लैक ऑफ सेग्रीगेशन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या मतलब है सर? जी क्या कह रहे हैं? हेलो, लेग ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लेग ऑफ लेक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन, पैदल जाने वालों का और गाड़ियों का रास्ता अलग नहीं किया गया था, जिस तरह होना चाहिए ना कि पैदल जाने वालों के लिए फुटपाथ बने हो। तो ये सारे काजेज, रूट काजेज, ये मैनेजमेंट की गलतियां हैं। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे, सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करे। जी सर ये लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन सेग्रीगेशन क्या मतलब है सर? अलग करना, अलग करना। सर समझ नहीं आया ये सेकंड पॉइंट, समझ आ गई? कैसे आए हैं सर? कैसे यार अब कौन सी जुबान में समझो? गाड़ियों का और पैदल जाने वालों का रास्ता अलग नहीं किया गया था। भाई सर मैं ट्राई करूं थोड़ा। यार आपने किसी वर्क प्लेस का विजिट किया है कभी जहाँ पे आपने देखा होगा ना कि गाड़ियों के लिए गाड़ियों के लिए रोड बना होता है और पैदल जाने वालों के लिए फुटपाथ बना होता है। तो अगर मतलब एक ही रूट को दोनों इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें हादसे के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वालों के लिए रास्ते अलग नहीं किए गए थे। सेग्रीगेशन करने को कहते हैं, दोनों को अलग नहीं किया गया था। क्लियर? यस सर। यस सर। of the truck go to the pedestrian exit.
ट्रक जो था वो पेडिस्ट्रियन के किसी एग्जिट जिधर से पेडिस्ट्रियन निकलते हैं उनके बिल्कुल करीब मतलब पोजीशन किया गया था, खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड गिर गया। ये पॉसिबल काज है। क्लियर? सही सर, ये जी, ये इंटेंट क्यों लास्ट पॉइंट इनअटेंटिव यार, मुझे लगता है पहले इंग्लिश की क्लास लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे निबोश की क्लास चलेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें, तो वही सेंटेंस तभी समझ नहीं आता जब इंग्लिश की समझ नहीं आ रही हो। आप लोग कोशिश किया करें ना कि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक दफा ये सारे खुद उर्दू में अपने लिए ट्रांसलेट कर लिया करें, तो जब क्लास होगी ना उसमें फिर आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे वो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तभी ये नोट्स सारे आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए गए हैं। ये क्लास लेने से पहले आप लोग एक दफा इसको पढ़ भी लो। इनअटेंटिव, अटेंटिव अटेंशन से निकला है। इनअटेंटिव पेडिस्ट्रियन जो था, स्टेप्स रास्ते में आ गया, उसने स्टेप उसको क्या बोलते हो, कदम आना, उठाना, इनटू पाथ ऑफ द फोर्कलिफ्ट ट्रक, गाड़ी के रास्ते में आ गया। ट्रक की तरफ उसका ध्यान नहीं था, किसी भी तरफ उसका ध्यान था, इनअटेंटिव था। क्लियर? सर जी आगे जाओ। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ देखे, चूंकि ये कोर्स है यूके का, ठीक है, तो इसके लिए यूके के जो एग्जामिनर्स होते हैं मोस्टली वो आपकी निबोश के साथ साथ आपका इंग्लिश भी चेक करते हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा इंग्लिश में अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आए। अच्छा, हादसे के इमीडिएट जो काजेज होते हैं उनको अब स्टेप नंबर 3 पढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग द सूटेबल कंट्रोल मेजर्स के। हमने पहले स्टेप में गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर लिया, मालूमात इकट्ठा कर लिया। दूसरे स्टेप में मालूमात का जायजा लिया, उसके काजेस फाइंड आउट कर लिए। अब तीसरे स्टेप में यानी उसके लिए क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इमीडिएट काजेस के जो कंट्रोल्स होते हैं वो ज्यादातर फौरन हम हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह अगर कोई स्पिलेज थी, कोई लीकेज थी, ऑयल लीकेज या फॉर एग्जांपल वाटर की लीकेज, जिससे बंदा स्लिप होकर गिर सकता था, तो इसका कंट्रोल ये था कि क्लीन द स्पिलेज, यानी उसका इमीडिएट कंट्रोल यही था। इसी तरह अगर कोई गार्ड मिसिंग था या कोई केबल्स वगैरह रास्ते में आ रहे थे, तो मिसिंग गार्ड्स को इंस्टॉल कर लेना, रिप्लेस कर लेना। मशीन के ऊपर जो गार्ड लगा होता है, जिस तरह मोटर होती है उसके रोटेटिंग पार्ट्स पे गार्ड लगा होता है, या कोई केबल वगैरह जो रास्ते में बिखरे पड़े हुए उनको रीलोकेट करना। रीलोकेट करने से मुराद ये प्रॉपर रूट करना, ताकि वो लोगों के रास्ते में से ना आए। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज को उसके कंट्रोल आइडेंटिफाई करना और एक्शन लेना वो इजी होता है, लेकिन जो रूट कॉजेज होते हैं वो थोड़ा सा उसके कंट्रोल इम्प्लीमेंट करवाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत होती है। क्लियर? जी सर। कैसे मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत होती है? फॉर एग्जांपल जी सर, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल बताई है, क्लीनिंग कर रहा था बंदा और उसका जो मैनेजर था वो वहाँ पे ऑफिस में बैठा हुआ था। मतलब वो इतना मतलब लापरवाह इंसान था, इतना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था कि उसने अपनी सही तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी, वो जाके ऑफिस में बैठ गया। तो मैनेजमेंट आपसे इसी में ही आता है कि हम मैनेजमेंट को चेंज कर दें, जो रिस्पॉन्सिबल हो हम, जो कॉम्पिटेंट हो उसको, या और जो मतलब लापरवाह हो उसको हम की कर दें उसको। मैं आपको बताता हूँ,
अंडरलाइंग और रूट कॉजेस को रिमूव करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल रूट कॉज ये था इस हादसे का कि इसकी निगरानी नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि हमारे पास बंदे ही इतने काम में कि हम सुपरवाइजर्स हैं ही नहीं हमारे ऑर्गेनोग्राम में इतने कि हम हर एक्टिविटी को सुपरवाइज कर सके। अब उसके लिए जरूरी है कि हम इतने बंदे हायर करें ताकि हमारे तमाम एक्टिविटीज एक ही टाइम पे उसका एक एक्टिविटी का एक सुपरवाइजर मौजूद हो। तो ये काम करवाना मैनेजमेंट से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप उनको कहो कि यार बंदे हायर करो और मजीद, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई मशीन है उससे लीकेज होती रहती है, अब उसका रूट ठीक है, उस लीकेज को साफ कर लिया, वक्ती तौर पे उसका लीकेज बंद कर लिया, लेकिन रूट काज ये था कि मशीन को चेंज की कीमत फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है। अब कैसे मैनेजमेंट को आप कन्विंस करोगे कि वो 10 करोड़ की नई मशीन ले, क्योंकि इससे स्पेलेज होती है और उससे वर्कर स्लिप होके गिरते हैं। तो रूट काजेस को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर? यस सर। यस। स्टेप नंबर 4 हादसे की इन्वेस्टिगेशन का है कि प्लानिंग द रिमीडियल एक्शंस, कि जो आपने एक्शंस स्टेप नंबर 3 में आइडेंटिफाई कर लिए थे उसकी प्लानिंग करें कि कैसे उन स्टेप्स को लिया जा सके ताकि हादसे की दोबारा चांसेस ना हो। ठीक है, जिस तरह उसमें भी हम देखते हैं कि डेंजरस कंडीशंस को पहले डील कर ले फौरन, बाज इंटरिम वक्ती एक्शंस भी पॉसिबल हो सकते हैं जिससे हादसा किसी हद तक रुक जाता है। ठीक है, और जो रूट काज होते हैं उसके एक्शंस प्लान करना और इम्प्लीमेंट करवाना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, इसमें टाइम और एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत होती है कि किस सेक्शन को हम किस तरजीह के साथ, प्रायोरिटी के साथ, यानी हाई प्रायोरिटी, लो या मीडियम के साथ वो एक्शन हम कंप्लीट करें। इस तरह नीचे इन्होंने कोई सेम जो एक्सीडेंट हुआ था उसके रिकमेंडेड एक्शन में से एक मीडियम प्रायोरिटी एक एक्शन ये भी दिया था कि जो ड्राइवर्स नए आते हैं उनकी प्रॉपर इंडक्शन होनी चाहिए। टाइम स्केल इस इंडक्शन को करवाने का 1 महीना है और कौन इंडक्शन करवाएगा? वेयर हाउस का जो मैनेजर होगा। क्लियर? तो ये रिमीडियल एक्शंस को प्लान करने को कहते हैं। क्लियर? यस सर। के लिए इतना काफी नहीं है। अच्छा, आज के लिए इतना काफी था। ठीक है, प्लान करते हैं ना तो उसको प्रायोरिटी लाजमी देते हैं कि इसको हाई प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लो, यानी पहले पहले फुर्सत में कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ही काम हो जाए। कुछ को हम मीडियम दे देते हैं कि चलो उसके लिए महीना टाइम ले लो तो उसमें वो कर लो। कुछ को हम कहते हैं कि लो प्रायोरिटी, मतलब अच्छा होगा अगर आप ये कर लो। क्लियर? सर आपने डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ एक्सीडेंट का डिस्कस किया था और आपने कहा था कि एक रेफरेंस हम गूगल से ले सकते हैं जिसके तहत हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्सीडेंट का लेवल क्या था। उसमें एक आपने एड्रेस शेयर किया था कि इस एड्रेस पे वो हमको मिल सकता है, वो काइंडली बता देंगे दोबारा या शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू। hec.gov.uk hec.gov.uk और ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी ये लिंक्स है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टॉपिक में। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो हम जो ये पॉइंट्स पढ़ते हैं ना, ये मतलब जितने भी 4 चैप्टर्स के जो पॉइंट्स है ये बुलेट फॉर्म में, लेकिन जब पेपर में हम क्वेश्चन देखते हैं तो उधर उसने टॉपिक का रेफरेंस दिया दे दिए उधर, तो जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सर तो थोड़ा मुश्किल लगता है इसके लिए, तो इस तरह उसको विजिट कर लें। नहीं, आपके आंसर्स भी आपने पॉइंट वाइज बताने होते हैं, लेकिन हर पॉइंट 2 लाइंस का हो, इस तरह शॉर्ट ना हो। वो 2 लाइंस का इसी तरह बनेगा जब आप उसको सीन के साथ लिंक करोगे हर पॉइंट को। सर तो ये किस तरह है, तो हम भूल जाते, मतलब देखते हैं तो दोबारा उधर रिप्लाई करते हैं तो ये तो भूल जाते हैं। इसके लिए
ये बार बार देखने से बंदा याद कर सकता है या नहीं सिनेरियो उसका मैं टेक्निक बताऊंगा कि एक पेपर गाइडेंस क्लास हम लेंगे पेपर से पहले, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। फिलहाल आप कोर्स पे तवज्जो दो कीजिए। ओके थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी मैंने ये पूछना था कि ये हमें जो आपने बुक प्रोवाइड की है IG1 की, और यहाँ पे जो स्लाइड्स चल रही हैं लेक्चर में,